वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक ब्लाइंडनेस रहने वाला है। और वैसे तो आइज से रिलेटेड एक और टॉपिक भी है जिसको हम लो विज़न कहते हैं, लेकिन उसको एक अलग लेक्चर में समझाया गया है। और ब्लाइंडनेस टॉपिक कुछ ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू लो विज़न। और आज एक अलग मुद्दे पर बात करें तो पी एस्टैट की जो फाइनल आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट pstat.org, सॉरी pstat2025.org पर अपलोड कर दी गई है। आप सभी मैच करिए अपनी जो भी आंसर कीज हैं अपनी ओएमआर शीट के साथ में। और आई होप कि सबका रिजल्ट बढ़िया ही रहा होगा, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद मेंस की वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट का नोटिस है। और स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो 3600 पास हुई थी, और जिसमें से अब तक नियर बाय 900 वैकेंसीज की पोस्ट ही सेंक्शन हुई हैं। कुछ बैकलॉग और आगामी जो नई वैकेंसी है वो जल्दी हमारे को देखने को मिलेगी दिसंबर तक में भी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हल्की सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ हाईलाइटर की। ठीक है। ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट, NCERT एंड RCI। मैंने ये सब इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये डाटा मैंने यहाँ से कलेक्ट करके मर्ज किया है कि RPWD एक्ट, NCERT, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज टोटल एब्सेंस, यानी कि टोटल एब्सेंस पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अंधता, और सीवियर या गंभीर भी कह सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, अंधता, आफ्टर बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, कि बेस्ट पॉसिबल करेक्शंस के बाद भी सीवियर प्रकार की अंधता या सीवियरिटी इन आइज इम्पेयरमेंट लीड करती है ब्लाइंडनेस के लिए। इट इंक्लूड्स केसेस वेयर द विजुअल एक्विटी इन द बेटर आई इज लेस देन 3/60 और 6/60 as used in some RCI oblique clinical contexts, or where the visual field is restricted to less than 10 degree to 20 degree. Such a person use vision effectively for educational, vocational, or daily living purpose and is considered blind under legal, educational and rehabilitation frameworks. कुछ ज़्यादा इंग्लिश होगी ना, तो इसको हिंदी में समझते हैं कि RPWD अधिनियम यानी कि एक्ट 2016 NCERT और RCI के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस वह स्थिति है जिसमें सर्वोत्तम सुधार यानी कि चश्मा, लेंस, इन सब चीज़ों के यूज के बावजूद भी पूर्ण रूप से दृष्टि अभाव या अत्यधिक कम दृष्टि होती है। इसमें वो व्यक्ति शामिल है जिनकी बेहतर आंख में दृष्टि 3/60, ये कुछ रेशियोज हैं जो हमारे को कह सकते हैं कि बॉर्डरली पता होने चाहिए, या कुछ RCI चिकित्सा संदर्भों में 6/60 से कम हो, या जिनका दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री टू 20 डिग्री से कम हो, उनको कंसीडर किया गया ब्लाइंडनेस के अंदर। सिम्टम्स और कोजेज में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में दैनिक जीवन की ब्लाइंडनेस के कारण जो दैनिक जीवन है वो प्रभावित होता है। शिक्षा और कार्य के लिए दृष्टि का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता है बच्चा। कि 3/60, 6/60 या 10 डिग्री टू 20 डिग्री से भी कम जिसकी दृष्टि होती है, आई साइट होती है, उसको कंसीडर किया गया है ब्लाइंडनेस के अंदर। ब्लाइंडनेस रेफर्स टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विजन और वेरी मिनिमल विजन इवन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, की मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जिन भी पर्सन का आईसाइट इन रेशियोज यानी कि बताए हुए रेशियोज के अंडर है या उनसे कम है, तो उनको कंसीडर किया गया है ब्लाइंडनेस के अंदर। यह रेफर करता है हर एक उस मिनिमल विजन को जिसको या जिससे आपकी जो आईसाइट है वो प्रभावित हुई है। ठीक है। मेनली ये सेंसरी डिसऑर्डर है क्योंकि हमारी सेंसेस होती हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, ये सब हमारी सेंसेस हैं, तो इसलिए सेंसरी डिसऑर्डर है। इनएबिलिटी टू सी, की इसमें हम देख नहीं पाते हैं। पार्शियल और मे बी कंप्लीट, कि कुछ आईसाइट लो या हाफ ब्लाइंडनेस या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी होता है इसमें। 20 फीट फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन और 200 फीट फॉर नॉर्मल पर्सन टू सी। देखिए नॉर्मल पर्सन तो ज़्यादा दूर नहीं देख सकता है। इस रेशियो को किस चीज़ के अकॉर्डिंग समझाया गया है, मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। इन दोनों का कंपैरिजन एक्विटी है कि नॉर्मल जो विजन होता है वो 6/6
या 20/20 के रेशियो में काउंट होता है। और जिस भी पर्सन को सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट होती है उसको 6/60 या 20/200 के रेशियो के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसका मीनिंग ये है कि ए पर्सन विद 20 आउट ऑफ 200 विजन सीज एट 20 फीट की जिसको 20/200 का जो विजन होगा वो कम से कम 20 फीट तक ही देख सकता है। वट ए नॉर्मल पर्सन सीज एट 200 फीट की उसके कंपैरिजन में एक नॉर्मल पर्सन 200 फीट तक देख पाएगा इन कंपैरिजन टू विजुअली इंपेयर्ड। ठीक है, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स रहने वाले हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन और नो परसेप्शन ऑफ लाइट, कि दृष्टि का पूर्ण अभाव या प्रकाश की अनुभूति न होना, कि आप ऐसे फन कह लो कि ब्राइटनेस टाइप भी जो हमारी आइज की ब्राइटनेस होती है वो चली जाती है। आंख की जो कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट होना भी एक कोज है इसका, बट मैं कैटरेक्ट की बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो अंदर से रोशनी पनपती है, हमारा जो रेटिना है वो लो हो जाती है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे, और बहुत ही ब्लर्ड विजन, बहुत ही धुंधलापन, इवन आफ्टर बेस्ट करेक्शंस की आपने ट्रीटमेंट लिया है, आपने ऑपरेट करवाया, उसके बावजूद भी ये सब होना। एक्सट्रीमली reduced विजुअल एक्टिविटी, कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स और फेसेस। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं या चेहरा की आप किसी का फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे या उसको पहचानने में भी कठिनाई होगी। नीचे मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। नैरो विजुअल फील्ड, टनल विजन, आपने देखी टनल की, टनल किसको कहते हैं, और टनल किस प्रकार से बनी होती है, भी बिल्कुल स्ट्रेट होती है जो जैसे बिल्कुल, और उसमें हम अगर देखते हैं तो डार्कनेस और बहुत दूर तक, जब तक हमारे को जो ओपन एरिया नहीं दिखता तब तक हल्की सी बारीक रोशनी दिखती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से विजन हो जाता है कि कंप्लीट डार्कनेस सराउंडेड हो जाती है और बिल्कुल बारीक रोशनी दिखती है उसमें। डिफिकल्टी इन रीडिंग प्रिंट और आइडेंटिफाइंग कलर्स, की दृष्टि क्षेत्र का बहुत सीमित होना या पढ़ने या रंग पहचानने में असमर्थता, कठिनाई होना। फ्रीक्वेंट बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड पुअर मोबिलिटी, कि चलते समय बार बार वस्तुओं से टकराना, ये इसका सिम्टम है। जिस पर्सन को नॉर्मल फेस रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कलर रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ढंग से वॉक नहीं कर पाएगा, उसको जमीन पर नहीं दिखेगा ना कि वो कहाँ पर स्टेप बैक कर रहा है या कहाँ स्टेप चेंज कर रहा है। डिफिकल्टी इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड डेली एक्टिविटीज, की स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में और दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना होता है या कठिनाई फेस करने को मिलती है या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन टच, हियरिंग एंड अदर सेंसेस, आपने ना एक चीज notice की कि जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी जो लिसनिंग सेंसेस है वो काफ़ी हाईली एक्टिव होगी। वो इसी कारण होगी कि उनके जो सेंसेस है, जैसे आईज है वो वर्क नहीं कर रही है ढंग से या उनका विजन लॉस है, उस कारण वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ईयर्स के ऊपर। और अगर वो किसी चीज़ को एक बार स्मेल कर लें या सुन लें तो वो उस चीज़ को जल्दी से भूलते नहीं है, ड्यू टू उनका लॉस हो गया, तो वही सेम एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं अपने अदर सेंसेस पे, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है। और उनकी जो डिपेंडेंस है कि वो निर्भर हो जाते हैं टच पर, हर चीज़ को महसूस करते हैं टच के द्वारा, उसी से उसको नो करते हैं या जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, और सुनकर या किसी अदर सेंसेस के थ्रू पहचानना, सूंघ कर कि उनके आसपास क्या सब चीज़ें हैं। कारण क्या क्या है, कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे। कोग्निटल और जेनेटिक आई डिफेक्ट्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, की जन्मजात या अनुवंशिक नेत्र दोष। कैटरेक्ट, क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस, जिसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, या आंख में जो लेंस है उसको धुंधला होना। ग्लूकोमा, इंक्रीज प्रेशर डैमेजिंग द ऑप्टिक नर्व, ग्लूकोमा होता है कि आंखों में बढ़ा हुआ दबाव या ऑप्टिक नर्व, जो आई के पीछे ऑप्टिक नर्व होती है उसको किसी प्रकार की इंजरी या हार्म या कोई किसी प्रकार का नुकसान हो जाना। रेटिनल डिजीज सच एज रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसका मतलब है रेटिना से संबंधित रोग, की आई से रेटिना का अलग होना। और मधुमेह के कारण, डायबिटीज के कारण रेटिना पैथी भी, शुगर के कारण भी, डायबिटीज के कारण भी आईज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है थ्रू एज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी एंड मलन्यूट्रिशन,
कि विटामिन ए की कमी और कुपोषण का शिकार होना। कुछ आई इन्फेक्शंस भी इसका कारण है, जैसे कि ट्रैकोमा सॉरी, और सीवियर कंजक्टिविटीज, कॉर्नियल अल्सर्स कह सकते हैं जिनको हम, कि घाव हो जाना, आंखों में किसी प्रकार की कोई चोट लगना, कोई इंजरी होना, कोई दुर्घटना या कोई किसी प्रकार का आघात हो जाना, ऑप्टिक नर्व या मस्तिष्क को कोई क्षति या किसी प्रकार का कोई ट्यूमर हो जाना, ये सब इसके कोजेस हैं। इस कारण ये ब्लाइंडनेस कोज होती है या होती है। बढ़ती उम्र से होने वाले नेत्र रोग, जैसे कि कैटरैक्ट, विजन लॉस या आईसाइट वीक हो जाना, ब्लर्ड विजन, ये सब सिम्टम्स है। प्रिवेंशंस क्या क्या है, कैसे बचाव रखेंगे ब्लाइंडनेस से, लो विजन से? प्रिवेंशंस तो सेम ही रहने वाले ना लो विजन के लिए भी। रेगुलर आई चेकअप्स करवाएंगे। अर्ली ट्रीटमेंट, अगर हमारे को पता लगता है कि हमारी आई में कोई कैटरेक्ट के सिम्टम्स हैं या धुंधलापन आ रहा है, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे आई डिजीज का। एडुकेट न्यूट्रिशन, स्पेशली विटामिन ए लेंगे हम, उसमें हमारी डाइट्स में इंक्लूड करेंगे। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी ट्रिजेमिनल नर्व होती है ब्रेन के अंदर, जो ब्लड सप्लाई करती है हमारी आइज को। अब अगर ब्लड प्रेशर किसी कारण हाई या लो हो जाता है, तो उसमें हमारे को इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन देखने को मिलती है, जिस कारण ब्लड पास नहीं होता है हमारी आई के अंदर, जो लीड कर सकती है कंप्लीट पार्शियल लो को, जिसको हम जीसीए भी कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है जायंट सेल डिजीज या जायंट सेल आर्थराइटिस। और इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है, जिसको हम ट्रिजेमिनल प्रॉब्लम भी कहते हैं, या मेनली ट्रिजेमिनल नर्व, आई थिंक ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया तो एक अलग डिजीज है, ट्रिजेमिनल नर्व प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसका मेन नेम तो जायंट सेल डिजीज ही है, जीसीए कहते हैं उसको। उस कारण स्वेलिंग आ जाती है उस नर्व में, और ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, जैसे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और कंप्लीट सडन आई लॉस हो सकता है, सडन विजन लॉस हो सकता है। एक बार विजन लॉस होने पर विजन का या नजर का वापसी आना नामुमकिन या ना के समान होता है। मेंटेन आई हाइजीन, आंखों को साफ रखना। प्रोटेक्शन फ्रॉम आई इंजरीज, की आंखों को चोट से बचाव रखना, कि आंखों में किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। टाइमली कैटरेक्ट सर्जरी, अगर आपको कैटरेक्ट है तो आपको टाइमली सर्जरी करवाना। अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम अवेयर रहें और स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड रहें, कि हेल्थ एजुकेशन से हम रिलेटेड रहें, रिलेटेड या का मतलब है कि टच में रहें। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट। कैटरेक्ट सर्जरी की मोतियाबिंद का इलाज करवाना। मेडिकेशन फॉर ग्लूकोमा और आई इन्फेक्शन के लिए जो आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, जो भी सजेस्टेड बाय स्पेशलिस्ट। लेज़र और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स फॉर रेटिनल डिसऑर्डर्स, ये सब क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के नाम हैं, ट्रीटमेंट्स हैं एक प्रकार से। यूज ऑफ ग्लासेज एंड लो विजन एड्स, की लो विजन एड्स का यूज़ करना। यूज ऑफ ब्रेल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ब्रेल क्या होता है थोड़ा सा अगले स्टेप में बताऊंगा। ब्रेल ही मेनली यूज होती है हमारे स्पेशल एजुकेशन के अंदर। यूज ऑफ वाइट केन फॉर सेफ मोबिलिटी, इसका मतलब ये है कि सुरक्षित चलने फिरने हेतु सफ़ेद छड़ी, जो आपने देखी होगी ब्लाइंड पर्सन के हाथ में होती है, वो उससे टच करके महसूस करते हैं साइड ऑफ रोड्स, किसी प्रकार के कोई रैम्स या कोई भी वॉकिंग एरियाज, वॉल, ये सब चीज़ें कोई भी पर्सन। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दिया। हाँ, मेरे को जीसीए का नाम याद आ गया। यार्न सेल डिजीज जो थी, उसका अदर नेम है टेम्पोरल आर्टराइटिस कहते हैं उसको, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता आई के अंदर। एकदम से याद आ जाता है, सडन सडन जैसे उनमें विजन जाती है, मेरा सडन याद आ जाता है। और विजन रिहेबिलिटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, ये ऐसे प्रिवेंशन है कि पूर्णवास गतिशील प्रशिक्षण, कि हम कुछ एड्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, कुछ अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू, कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू टाइमली इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर विजन लॉस हो जाए तो ना के समान है आपकी विजन वापसी आना या नज़र वापसी आना, कंप्लीट विजन लॉस हो जाए तो। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, की क्लास में जो एक विशेष शिक्षक है उसकी क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से आपको बच्चों के साथ डील करना है, उनके बिहेवियर्स को, जो ब्लाइंड पर्सन होंगे या ब्लाइंड चाइल्ड्स होंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर आई चेकअप, कि हम उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनको रिकमेंड करेंगे कि वो डेली आई चेकअप्स करवाएं, अपना ट्रीटमेंट लें, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उन टाइम लें, और जो ट्रेनिंग है वो हमारे द्वारा दी जाएगी थ्रू ब्रेल। कोऑर्डिनेशन विद डॉक्टर्स फॉर मेडिकेशंस, ग्लासेस एंड सर्जरी, की चिकित्सा से संबंधित दवाइयाँ, चश्मा, सर्जरी जो है उनको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए। प्रोवाइड एकेडमिक एंड इमोशनल सपोर्ट्स टू स्टूडेंट्स, कि हम इन बच्चों को एकेडमिक
सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे कि बच्चों को वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं तो वो एक प्रकार का अभाव महसूस करेंगे। बट आपको हमेशा एनकरेज करना है बच्चों को, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है कि वो अपने अदर सेंसेस के थ्रू लर्न कर सकें और उन्हीं सेम चीज़ों को महसूस कर सकें जो एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है। हालांकि वो सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे, बट हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि उनकी लर्निंग किसी भी रूप से भी इतनी ज़्यादा प्रभावित ना हो, या उनको एक प्रकार से लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। बी सेंसिटिव टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन के अंदर, जो सबसे मेन है कि हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल नीड्स होती है और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें रेनफोर्समेंट देना चाहिए, लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए और एक पूरा सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम मेनली ध्यान में रखते हैं। ट्रेनिंग इन ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेल सिस्टम क्या होता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में तो मैं आगे बात करूंगा, बट ब्रेल मेनली एक ऐसा सिस्टम है जो डेवलप किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा। उसमें कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं जिसमें जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन सब चीज़ों को टच करके महसूस करते हैं और उनको वह रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि उनके लिए ये क्या लिखा हुआ है, वह किस बारे में वहाँ पर मेंशन है। तो वो उनको टच करके सर्च कर सकते हैं और वह उसी प्रकार से अपनी लर्निंग को जो है वह एक्वायर करते हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग यूजिंग वाइट केन, वो मैंने आपको बताया कि स्टिक्स का उपयोग करके वह अपनी वॉकिंग पोस्चर्स और इन सब पोस्चर्स नहीं आएगा, बैलेंसिंग की, चलना फिरना। यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस एंड लो विजन एड्स, की कुछ सहायक उपकरण व लो विजन एड्स का उपयोग करना। डेवलप सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, हम इन बच्चों की जो सोशल स्किल्स है उनको इम्प्रूव करेंगे, ब्लाइंडनेस को उनका लो कॉन्फिडेंस का कारण नहीं बनने देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनकरेज करेंगे, सहपाठियों द्वारा जो एक प्रकार से मेल मिलाप है उसी प्रकार से स्पोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, लर्निंग प्रोवाइड करवाएंगे, इंडिपेंडेंस एनकरेज करेंगे, डेली लिविंग स्किल्स इंप्रूव करवाएंगे। सिट द स्टूडेंट इन द फ्रंट रो फॉर बेटर लिसनिंग एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि जिस भी बच्चे को लो विजन की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, उन बच्चों को आप अपनी क्लास में फ्रंट रो के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चे कंप्लीटली ब्लाइंड है वह देख तो नहीं पाएंगे, बट आपकी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए और जिन बच्चों का लो विजन है वो आगे वाले फ्रंट रो से आपके द्वारा पढ़ाए गए अक्षरों को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी आप बोर्ड टीचिंग या स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो भी बच्चों को टीच करवाएंगे। अडल्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड मेथड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल्स और कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे। प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रॉब्लम, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आईपी क्रिएट करेंगे, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे, केस हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। काउंसिल पेरेंट्स एंड प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम हर बच्चे को इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो ब्लाइंड पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो बैकवर्ड पर्सन हो, या कोई भी चाइल्ड हो, सबको समावेशी शिक्षा देंगे, सबको उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, एक साथ एनकरेज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। अब हम कुछ हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंडनेस, जैसे कि मैंने ब्रेल के बारे में बताया, या ब्लाइंडनेस को किस प्रकार से देखा जाता था। ब्रेल वही है जो डॉट्स के थ्रू बच्चा लर्निंग करता है और इसको 1824 में सबसे पहले लुइस ब्रेल के द्वारा डेवलप किया गया था। इन एंशियंट टाइम्स ब्लाइंड पर्सन्स वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। कि एंशियंट टाइम्स में जो अंधे पर्सन्स थे या जो भी ब्लाइंड पर्सन्स थे वो डिपेंडेंट होते थे, निर्भर होते थे अपनी फैमिली पर, समाज पर। एजुकेशन एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड स्टार्टेड विद ओरल मेथड एंड वोकेशनल स्किल्स लाइक म्यूजिक एंड क्राफ्ट। की जो पर्सन थे ब्लाइंड, उनका जो एजुकेशन है वो ओरल मेथड्स, उनको बोल बोल कर पढ़ाया जाता था, और वोकेशनल स्किल्स जैसे कि म्यूजिक, या उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी जो जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग सुनने के द्वारा हो, लिसनिंग के द्वारा हो। लुइस ब्रेल 1824 में डेवलप की गई थी ब्रेल सिस्टम, लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था 1824 के अंदर। ए मेजर माइलस्टोन इन द एजुकेशन, जो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा था एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रभावी चरण आ गया था। फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड वॉज स्टार्टेड इन पेरिस इन 1784 बाय वैलेंटाइन। 1784 में वैलेंटाइन होय के द्वारा ब्लाइंड स्कूल पेरिस के अंदर खोला गया था। ये भी एक बड़ा स्टेप था। इन इंडिया द फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वो स्टार्टेड इन 1887 के अंदर
ब्लाइंड स्कूल अमृतसर के अंदर खोला गया था। ग्रेजुअली फोकस शिफ्टेड फ्रॉम चैरिटी बेस्ड केयर टू एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे दान आधारित दृष्टिकोण से शिक्षा व पुनर्वास की ओर बदलाव हुआ, कि इन बच्चों को पिछड़ा हुआ माना गया था, और दान द्वेष की भावना से ये एक प्रकार से कन्वर्ट होकर एज प्रोवाइडिंग एजुकेशन की तरफ लेकर गए इस सब सिस्टम को, कि जो स्टेप्स है वो दान भावना से रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल स्कूल्स, ट्रेन टीचर्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, ये सब चीज़ें आने लगी समय के साथ साथ। स्पेशल स्कूल्स आने लगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आने लगे, इंक्लूसिव एजुकेशन आया, लॉज आए जैसे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिन्होंने प्रमोट किया इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी को, कि इनको एड्स प्रोवाइड करवाया जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाया जाए, इनको लर्निंग स्किल्स जो इनकी है इनको इम्प्रूव करवाया जाए। टुडे फोकस इज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इंडिपेंडेंस, कि आज ब्लाइंड पर्सन्स के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, सॉरी, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इंडिपेंडेंस की जो व्यवस्था है वो करवाई जाए, कि ऐसे जो पर्सन है वह इंडिपेंडेंट है अपनी लिविंग के लिए, अपने एजुकेशन के थ्रू या अपने एड्स के थ्रू, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू वह लर्निंग भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग अकेले परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ब्लाइंडनेस। अब अगला टॉपिक होगा लो विजन, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे सेम एज ब्लाइंडनेस। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।